जय हिंद। एसएससी एमटीएस मैथ क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आए हैं जो एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं ये जो प्रश्न होंगे कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, पूर्णतः देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे सुंदर सा प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट प्रश्न। और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास त्रिभुज के आधार का 7 गुना है। मतलब एक वृत्त का जो व्यास है त्रिभुज के आधार का 7 गुना है और जो त्रिभुज की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की परिधि मीटर में क्या होगी। और यहाँ पे दिया गया है पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो हम आप लोग को बहुत शॉर्ट मेथड से समझाएंगे और जो भी प्रश्न में जो भी चीज पढ़ने को दिया है उसको पढ़कर उसी के बेस के आधार पर आप लोग को कैलकुलेशन करना सिखाएंगे और सोल्व करना सिखाएंगे कि कैसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि फर्स्ट मतलब कह रहा है यहाँ पे जो कि एक वृत्त का व्यास त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना कर लीजिएगा। 7/4 गुना है। तो अभी हम लोग इस जो पॉइंट दिया गया है इसको स्टॉप करेंगे। इसलिए स्टॉप करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज के आधार की जो गणना है इस प्रश्न में नहीं की गई है। केवल इसमें ऊंचाई की बात की गई है, देख लीजिए, और केवल क्षेत्रफल का बात किया गया है। इसके अलावा कुछ ही नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वहां से आधार निकल कर आ जाएगा, बेस निकल के आ जाएगा। जब बेस निकल के आ जाएगा तो वहां से वृत्त का व्यास हम निकालेंगे इस तरह, क्योंकि वृत्त का जो व्यास होगा त्रिभुज के आधार मतलब ये जो बेस आएगा इसका 7/4 गुना कर देंगे। और जब व्यास हो जाएगा वहां पे तो त्रिज्या निकाल कर हम फट से वृत्त की परिधि निकाल देंगे। ये सिंपल सी बात है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो यहाँ पे त्रिभुज लिखते हैं हम। मतलब त्रिभुज लिखने का मतलब हुआ कि हम त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज की जो ऊंचाई दिया गया है ये दिया है 14 सेंटीमीटर। ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसके बाद एरिया की बात करेंगे। जो त्रिभुज का एरिया है ये दिया है कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। आप लोग को पता है इसका जो सूत्र होता है 1/2 बी गुणा एच होता है। 1/2 गुणा बी गुणा एच होता है। तो एरिया हमको दिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसके बाद 1/2 करेंगे दोस्तों। बी का मान नहीं दिया है तो बी छोड़ देंगे। एच का मान 14 सेंटीमीटर दिया है तो 14 सेंटीमीटर कर लेंगे। यहीं से मेरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 7 14 होगा और 7 से कटाएंगे 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मान यहां से जो निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। बी का मान जो यहां से निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। ये सारी चीज क्लियर हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला था कि वृत्त का जो व्यास है त्रिभुज के आधार का कितना है, 7/4 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वृत्त का जो व्यास होगा उसको निकालेंगे। जो वृत्त का व्यास है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, आप लोग नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करिएगा। जो वृत्त का व्यास होगा जो त्रिभुज का आधार है 8 है, इसका 7/4 गुना, इसका कितना गुना है, 7/4 गुना कर दिए। यहां से प्रश्न देखिएगा जो अब ये तो क्लियर हो गया। यहां से हमने जो सेकेंड रो में प्रश्न दिया गया है इसको सारा क्लियर कर लिया। अब फर्स्ट रो में की बात करें कि जो वृत्त का व्यास है त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है। तो जो वृत्त का व्यास है वह त्रिभुज के जो आधार है 8, इसका 7/4 गुना है। आधार का 7/4 गुना, का के मतलब गुणा होता है 7/4 गुना। तो 4 से ये कटा देंगे, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 7 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना कुछ क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो जब हमने इसका व्यास निकाल दिया वृत्त का, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो 14/2 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, इसका जो मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो वृत्त की परिधि है इसको निकाल लेते हैं। जो वृत्त की परिधि है इसको निकालेंगे। तो परिधि क्या होती है वृत्त का, तो 2 पाई आर होती है। 2 पाई
आर होती है तो 2 हो जाएगा। पाई का मान बोला है कि 22/7 रखना है और आर का मान दिया है 7 आ गया तो 7 रख देंगे। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी के 44 हो जाएगा। ठीक है, ये 44 जो आ गया ये सेंटीमीटर में आ गया, ये 44 सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन अगर आप लोग प्रश्न में देखिएगा कहा है कि वृत्त की परिधि मीटर में निकालिए, तो मीटर में निकालने के लिए अब सेंटीमीटर में है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.44 जो हो जाएगा ये मीटर हो जाएगा। देख लीजिए 0.44 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप लोग चेक करिएगा तो दिया गया है ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया गया 0.44 मीटर। तो ये फटाफट आप लोग कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, तुरंत कर लीजिएगा या मन में भी कर सकते हैं। एरिया निकाल लीजिएगा मन में, 7 8 56 हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो 14 दिया गया तो 2 7 14 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिया है तो 4 2 के 8 यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकाल कर मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं जो सेकेंड प्रश्न है। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं मतलब। ठीक है, जिसमें से 48% जो है वयस्क है, पुरुष है, 64% वयस्क महिला है और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे पुरुष को पता चल गया और महिला पता चल गया, लेकिन बच्चा जो है नहीं पता चला है, बच्चा जो नहीं पता चला है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रतिशत दिया है तो बच्चों की अगर संख्या निकालना होगा, जो बच्चों की संख्या निकालना है, जो बच्चे हैं हम लोग को पता नहीं चला है कि इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें बच्चे कितने हैं। 500 तो अतिथि हैं, अतिथि के मतलब हुआ कि सारे चीज उसमें महिलाएं भी होंगे, पुरुष भी होंगे और बच्चे भी शामिल होंगे। तो हम आप लोग को डायरेक्ट बच्चों की संख्या निकालते हैं, बच्चे कितने प्रतिशत हैं वहां पे। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पे जो पुरुष दिए गए हैं 28% है। ठीक है, और इसके बाद जो महिला दी गई है कितना प्रतिशत, 64% है। तो दोनों को हम ऐड करके 100 में से घटा देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि बच्चों की संख्या कितनी है। तो 100 हो जाएगा, बच्चे कितने प्रतिशत हैं, और 28 प्लस 64 को जोड़ देंगे तो 92% हो जाएगा। ठीक है, और 100 में से 92 घटाएंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8%। तो हमको पता चल गया इस प्रश्न में दोस्तों कि 28% पुरुष है, 64% महिलाएं हैं और 8% बच्चे हैं। क्लियर हो गया। लास्ट में क्या पूछा है कि बच्चों की कुल संख्या बताना है। तो बच्चों की कुल संख्या बताने के लिए जो बच्चों की कुल संख्या पूछा है इसको देखिए कैसे निकालेंगे। जो बच्चों की कुल संख्या है इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कुल अतिथि कितना है 8, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 500 का कितना प्रतिशत करेंगे, 8% दिया है तो 500 का 8% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 500 हो जाएगा गुणा हो जाएगा 8% के मतलब प्रतिशत पता है 100 होता है, ये 100 पाँचे 500 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा 8 पाँचे 40, 8 पंजा कितना होता है 40। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा। ठीक है, पहले यहाँ पे आप लोग को फिर से पुनः दोबारा बता देते हैं कि पुरुष दिया गया है, महिला दिया गया है, बच्चा नहीं दिया गया है। तो बच्चे हम लोग निकालेंगे कि इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें बच्चे कितना प्रतिशत है 8%, 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, और बच्चों की जब कुल संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे जितने भी अतिथि हैं उसके प्रतिशत निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न करे कि S1 और S2 एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो S2 और S3 होगा, देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए S2 और S3 जो है एक साथ मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में करते हैं। ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे S3 और S1 जो है एक साथ मिलकर उसे 54 दिन में करते हैं। सभी तीनों हैं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य का 50% कितने दिनों में काम कर सकते हैं, कार्य का 50% जो है कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो आप लोग को हम थोड़ा सा बताते हैं कैसे निकालेंगे, बारी बारी से हम लोग इसकी कुल जो कार्य करते हैं, कुल कार्य कितने किए हैं पहले हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए S1 और S2 दिया गया, S1 S2 ये कितना दिन कार्य किया है
18 दिन, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जो S2 अब प्लस में S3 हो गया, क्योंकि दो दो व्यक्ति कार्य करें, इस बात को ख्याल करिएगा। ये कितना किया है S2 और S3, तो 27 दिन किया है। कितना किया है? 27 दिन किया है। अगर बात करेंगे S3 और S4 S1 की बात करेंगे, ये कितना दिन काम किया है, तो आप लोग देख लीजिए 54 दिन काम किया है, 54 दिन काम किया है, ठीक है। अगर हम लोग इसका 18 का 27 का और 54 का एलसीएम निकालेंगे, 18 27 और 54 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? तो ऐसा हम लोग को एलसीएम निकालना होगा कि जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 18 दूनी 36, 18 तियाई 54, 54 भी आ रहा है, 27 दूनी के 54, 54 तो आ ही रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, इसका एलसीएम 54 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो 18 तियाई 54 होता है, 27 दूनी के 54 होता है, और 54 के पहाड़ा में एक बार में पढ़ेंगे तो 54 आता है, ठीक है। तो इसके द्वारा इनकी क्षमता की गणना कर लेंगे। क्षमता कितना हो जाएगा? तो देखिए दो दो व्यक्ति काम किया है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों व्यक्ति की क्षमता निकालेंगे, S1 प्लस में S2 और प्लस में S3 बराबर हो गया। बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, इतना कुछ क्लियर है दोस्तों? 3 + 2 + 1, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये गुणा है इधर चलाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। आप लोग को पता चल गया ना कि जो S1 प्लस में जो S2 है और प्लस में जो S3 है, S2 S3 S3, इसकी जो क्षमता निकल कर आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। लास्ट में प्रश्न पूछा है कार्य का कितना प्रतिशत? 50%। कुल कार्य का 50%, कितना पूछा है यहाँ पे देख लीजिएगा, कुल कार्य का 50% को, कुल जो कार्य है इसका कितना प्रतिशत है? 50% है। तो कुल कार्य का 50% कितना हुआ? तो देख लीजिएगा आप लोग, इसकी जो क्षमता निकल कर आ गया है, कितना आया? 54 आया है, तो 54 हो गया। अब 50% का मतलब कितना होता है? 50/100 होता है, तो 50 दूनी के 100 हुआ, और इसके बाद 27 दूनी के 54 हो गया। यहाँ पे कितना निकल कर आ गया दोस्तों? 27 निकल के आ गया। कितना इकाई निकल के आ गया? 27 हो गया, ठीक है। अब फिर बात क्या कर रहा है कि जो सभी द्वारा मिलकर कार्य का 50% भाग जो पूरा करने में लगा समय, क्योंकि समय पूछ रहा है यहाँ पे, तो समय हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जो समय निकालने के लिए क्या करेंगे तीनों के द्वारा, तो 27 तो लिख लेंगे। 3 गो व्यक्ति काम किया है तो 3 हो जाएगा, 3 9 27, कितना दिन हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा दोस्तों? 9 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए दिया गया है 9 दिन, ठीक है। क्या किया हम पहले आप लोग को समझा देते हैं फिर से, कि दोनों के द्वारा जो काम किया गया 18 दिन, फिर S2 S3 के द्वारा 27 दिन, S3 और S1 के द्वारा 54 दिन। दोनों का हम एलसीएम निकालें, तीनों का निकालें, 54 आ गया, ठीक है। 54 इनकी क्षमता हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 18 तिहाई 54, 27 दूनी के 54, 54 एकम 54, ठीक है। तो तीनों के द्वारा जो क्षमता है हमने निकाली है, क्योंकि दो दो व्यक्ति काम किया है और तीनों लोग हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति साथ में किए हैं, 3 लोग हैं, तो 2 व्यक्ति साथ में किए हैं, 2 और 3 लोग हैं, तो हम 6 निकाल के 2 से भाग कर दिए, 3 हो गया। S1 S2 S3 की जो क्षमता आ गया 3 आ गया। कुल कार्य का 50% है, कुल कार्य मतलब क्षमता कितना है? 54 है, तो 54 का 50% 27 हो गया, तो समय निकाल दिया, 27 बटा में कितना हो गया? 3 निकल कर आ गया, तो 3 9 27 हो जाएगा। ये साथियों क्लियर हो गया प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, जो चौथा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न करे कि करुणा है यहाँ पे ना, हाँ, करुण हो जाएगा। करुण ने वरुण से 12,000 रुपये तथा तरुण से 15,000 रुपये वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक है। यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1680 रुपया का ब्याज दिया, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग को समझाएंगे बहुत बेहतर तरीका से। वरुण से पहले हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 विद्यार्थियों की गणना कर रहे हैं, 2 लड़के की बात कर रहे हैं, करुण और वरुण, ठीक है। पहले करुण जो है वरुण से 12,000 रुपये लेता है, फिर तरुण से 15,000 रुपये वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग वरुण के लिए चलते हैं।
सबसे पहले वरुण का जो यहाँ पे पूरा मेंशन जो है ये सबसे अच्छा कर रहा है। वरुण को देख लीजिएगा, यहाँ पे 1680 रुपया हो गया। और कितना दिया गया है यहाँ पे 1200 रुपया देता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए देता है। तो पहले हम लोग वरुण के लिए चलेंगे। तो वरुण के लिए जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ब्याज पता चल गया है। ब्याज पता चल गया, यहाँ पे 1680 रुपया दिया है, 1680 रुपया। ठीक है, यहाँ पे जो समय की गणना किया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। और यहाँ पे मूलधन की बात करेंगे, जो दे रहा है पैसा कितना दे रहा है यहाँ पे 12,000 रुपया। कितना दे रहा है दोस्तों? 12,000 रुपया। यह सारा चीज क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को साधारण ब्याज की गणना पड़ेगा। दर नहीं दिया गया है, दर यहाँ पे नहीं दिया गया, तो उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ब्याज का फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं, ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T डिवाइडेड बाई कितना होता है? 100 होता है। मतलब मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में समय होता है। तो ब्याज का मान यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 1680 रुपया। P का मान दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा 12,000 रुपया। ठीक है, R का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, T का मान दिया गया है 2 वर्ष और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये से ये शून्य 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आगे देखिएगा, हम लोग अगर इससे ये शून्य जो है इस शून्य से हम लोग कटा देते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा। 12 से अगर 2 से कटाते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ से 2 चौके 8 और बरसते कितना हो जाएगा? 84। इस तरह आप लोग कटा सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो आर का मान निकल कर कितना आ गया? 7% आ गया। आर का मान निकल कर 7% आ गया। ये क्या किसके लिए था? वरुण के लिए था। अब आगे चलते हैं, तरुण की बात करते हैं। तरुण के लिए भी निकाल लेते हैं एक बार भैया, फिर से वही ब्याज निकालेंगे। कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, तरुण को 15,000 रुपया। तरुण को कितना दिया गया है? 15,000 रुपया। मतलब मूलधन कितना हो गया दोस्तों तरुण का? मतलब P का मान कितना हो गया तरुण को? 15,000 रुपया। कितना हो गया? 15,000 रुपया। क्लियर है। और समय जो टाइम दिया गया है यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है। समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष है। और R निकल कर आ गया कितना प्रतिशत? 7%। 7% आ गया। तो हम लोग साधारण ब्याज यहाँ पे निकालेंगे। हम लोग साधारण ब्याज यहाँ पे निकालेंगे, P गुणा R गुणा T डिवाइडेड बाई कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 15,000 तो है, हो जाएगा 15,000 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 7 होगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा? 100 होगा। तो ये शून्य कट जाएगा। तो 15 दूनी के 30, 30 साते कितना होता है? 210। यहाँ पे 30 साते कितना होगा? 210 हो जाएगा। और एक शून्य ये बचा है तो 2100 रुपया आएगा ब्याज। 2100 रुपया आएगा। मतलब 2 वर्ष के लिए जो तरुण का ब्याज होगा वह 2100 रुपया। ऑप्शन देख लीजिएगा, बी ऑप्शन दिया गया है। तरुण को जो होगा ब्याज कितना हो जाएगा? 2100 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो यहाँ पे जो 5 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 5 प्रश्न करें कि पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो पहली 5 धनात्मक जो 50 धनात्मक पूछा है, तो यहाँ पे जो सम संख्याओं का जो औसत होता है, इसका सूत्र होता है n+1। इसका सूत्र होता है n+1। तो n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 50। तो 50 अब +1 का लीजिएगा, 51 आ जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सही से कर लीजिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 6 प्रश्न है। यहाँ पे 6 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये 4 दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं। 2 अनुपात, अनुपात के मतलब होता है भागा। 2/5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा। अगर 1/2 की बात करेंगे, 1/2 की बात करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 8/15 है, तो 8/15 की बात करेंगे तो 0.80 हो जाएगा ना। तो 80 होगा तो कितना होगा? 15×5 = 75 होगा और 15×3 = 45 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3/5 का निकालेंगे तो 0.5×6 = 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछा है कि यहाँ पे भैया कौन सा है, तो 3:5 निकल कर आ गया, 0.6 इसका है। तो 3:5 यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं, जो 7 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न ये भी है। P1 P2 और P3 का औसत 50 दिया है, ठीक है। P1 P2 P3 का जो औसत दिया गया है 50 दिया गया है। P1 का जो मान है इस औसत का आधा है, P2 और P3 का औसत निकालना है, ठीक है। तो हम लोग औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो P1 हो गया, इसके बाद P2 है, और यहाँ पे कितना है, P3 है, ठीक है। यहाँ पे P3 है, इसका औसत पूछा है। औसत निकालने के लिए हम इसका योग निकालते हैं, P1 P2 P3 का कुल योग निकालते हैं। इसका योग निकाल देते हैं तीनों का। तीनों को जो योग निकालेंगे तो 3 गो व्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ पे औसत कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम P2 और P3 का मान निकालते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, यहाँ पे P2 P3 का औसत पूछा है, ठीक है। तो हम अगर निकालते हैं यहाँ पे इसका मान, तो यहाँ पे P1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे P1 निकालते हैं तो कितना आ गया साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं 50 है, औसत 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, P1 भाग का औसत का आधा है, तो इसका औसत का आधा है तो 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसका 25 आ गया। कितना आ गया साथियों, इसका 25। समझ में आ रहा है क्या बोला है। देखिए P1 का जो मान है इस औसत का आधा है, मतलब ये जो P1 P2 P3 के औसत का आधा है 50 का, मतलब 50 का आधा है, तो 2 से 25 तो नहीं के 50, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम P2 और यहाँ पे P2 और P3 का मान निकालते हैं, P2 और P3 का अगर मान निकालेंगे साथियों, तो मान निकालने के लिए आप लोग को तो पता चल गया कितना आया है, यहाँ पे 150 आ गया है इसका योग, और P1 का मान आ गया कितना 25, तो 150 में से हम 25 घटा देंगे, 150 में से 25 घटा देंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका औसत निकालना है P2 का और P3 का, तो 2 व्यक्ति है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे ना जी। औसत निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 62.5 हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही है, 62.5 यहाँ पे क्या है, क्लियर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न की बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जो 8 प्रश्न है, बहुत सुंदर सा है। 4 के पावर 315 -1 है, 4 के पावर 25 -1 है, इस तरह का प्रश्न है। देख लीजिएगा, 4 के पावर 315 -1 दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो और में दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है एंड में 4 के पावर 25 है, माइनस की 4 के पावर 25 यहाँ पे कितना है, माइनस है, इस तरह का है। तो हम लोग को प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिएगा, 4 हो गया तो 4 तो लिख लेंगे, ठीक है, 4 को हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 63 गुणा 5 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इतना कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे एंड कर लेते हैं, यहाँ पे एंड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 4 के पावर जो है 5 गुणे 5 कर लेंगे, -1 कर लेंगे। इतना कुछ क्लियर हो गया। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को मौसों की बात कर रहा है, -1 होगा, छूट गया था, मौसों की बात कर रहा है, तो दोनों में 4 के पावर 5 -1 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा, 4 के पावर 5 -1, ये कॉमन हो गया। समझ गए, क्योंकि देखिए 4 के पावर 63 गुणा 5 हो गया -1, 4 के पावर 5 गुणा 5 -1, तो ये 4 के पावर 5 -1 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि मौसों निकाला है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, तो कॉमन ही तो होता है। तो इसका HCF हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये कॉमन आ गया इतना, तो हम लोग कॉमन की ही तो जरूरत है। 4 के पावर 5 करेंगे तो 4 चौके 64 1024 हो जाएगा। हम -1 कर देंगे तो कितना आ गया, 1023 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 9 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 9 जो प्रश्न है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाती है। अच्छा सा प्रश्न है और सुंदर सा प्रश्न है। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पे जो समय है कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो 80 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है, तो 80 किलोमीटर हो जाएगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल, दूरी तो दे दिया,
चाल दे दिया है, एगो नाव की चाल है, धारा की चाल, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा, 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 14 6 20, तो 80 और बटा में 20, तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 4 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सही है, क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 10 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 प्रश्न है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 64.5 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है, तो 4 जो क्रमागत संख्या पूछा है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं एगो क्रमागत संख्या x+1, ठीक है। इसका औसत पूछा है, औसत का मतलब जोड़ होता है, फिर डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं x प्लस कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे x+3 होगा, इसके बाद x+4 होगा, प्लस होगा बीच में, ठीक है, x+4 सॉरी, और इसके बाद हो जाएगा x+5 हो जाएगा। 5 को नहीं 7 4 को पूछा है दोस्तों, 4 ही रहने देते हैं, 4 को पूछा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका औसत दिया गया है दोस्तों 64.5, इसका औसत दिया है 64.5। तो क्या आप लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, 4 गो x है तो 4 गो x कर लीजिएगा, ठीक है, फिर प्लस करिएगा, यहाँ पे 2 1 3 और 3 6 व 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 64.5 गुणे कितना करना होगा, 4 कर लीजिएगा, 64.5 गुणे 4 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 4x कर लीजिएगा दोस्तों, प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 5 के 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 के 16 17 18 और 6 के 24 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 5 के 20 की जरूरत 2 हासिल हो गया, 4 के 16 17 18 हो गया, 6 के 24 एक 25 होगा, 258 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना होगा, 4x बराबर हमको 258 में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, 258 में से 10 घटाएंगे तो 248 आ जाएगा, ठीक है। और 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 4 छक 24 और 4 दूनी 8 62 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्लियर है दोस्तों, ये 62 निकल के आ गया। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी यहाँ पे x+4 है, तो 62 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 66, ये डी ऑप्शन से होगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट में डायरेक्ट 62 आ गया तो टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। लास्ट में पूछा है बड़ी, तो बड़ी है x+4 है, तो 62 में 4 जोड़िएगा तो 66 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए 10वीं प्रश्न लिए थे, कैसा लगा आज की क्लास जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।